हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक मानव जनन से है, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो मानव जनन क्या है, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव जनन जनन क्या है? तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई सजीव अपने समान क्या करता है, संतान की उत्पत्ति करता है या संतान का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जो मानव है, मानव में जनन क्या कहलाएगा? मानव जनन। तो मानव में जनन बेसिकली लैंगिक जनन होता है। मानव में जो जनन होता है वह प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन की। बेसिकली अपन देख चुके हैं जनन के बारे में, जो अपनी पहले की वीडियो थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो जनन जो है दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो जो मानव है उसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? तो इसमें दो विशेष जीवों के, विशेष कोशिकाओं के संलयन से एक नई संतान का क्या होता है? निर्माण होता है। उसे कहते हैं लैंगिक जनन। अब जो प्रक्रिया कैसे होती है तो देखिएगा, एक छोटे से डायग्राम के द्वारा आपको समझाया है। जैसे कि दो विशेष जीव कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकते हैं अपने नर और दूसरी हो सकती है क्या? मादा। तो दो विशेष जीव हो गए और विशेष जीव की विशेष कोशिकाएं कौन कौन सी हो गई? एक विशेष कोशिका जैसे कि नर की है तो नर युग्मक और मादा की है तो मादा युग्मक। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, यानी कि जब शुक्राणु अंडाणु जुड़ते हैं, उनका निषेचन मतलब संलयन होता है, उससे क्या होता है? द्विगुणक युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट या कह सकते हैं कि युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। और युग्मनज के बाद अपनी जो आगे की प्रोसेस है वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है और भ्रूण का विकास होते होते नया संतान क्या होता है? जन्म लेता है। नया संतान क्या करता है? जन्म लेता है। तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्या? लैंगिक जनन। इस पूरी प्रोसेस में अपन को तीन घटनाओं का अध्ययन करना है, जैसे कि निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरी आती है निषेचन और तीसरी आती है निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या होता है तो देखिएगा, जैसे कि पहले आप समझ लीजिए निषेचन क्या होता है। तो निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिससे द्विगुणक या कह सकते हैं कि युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है, उसे कहते हैं क्या? निषेचन। तो यानी कि निषेचन तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों युग्मकों का संलयन जिससे क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, उसे कहते हैं निषेचन। अब दोनों युग्मक क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक। तो दोनों युग्मक जो है, पहले इनका युग्मकों का निर्माण होगा कि नहीं होगा? ऐसे युग्मक का संलयन हो रहा तो पहले तो युग्मक बनेंगे। तो युग्मक बनने की जो प्रोसेस है उसमें वो आती है निषेचन पूर्व घटनाओं में। जैसे कि देखना, जो नर है उनमें नर युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। मादा में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मक बनने की जो क्रिया है वो किसमें आती है? निषेचन पूर्व घटनाओं में। और निषेचन क्या है? तो यानी कि युग्मनज का निर्माण, दोनों युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण, जी है निषेचन। निषेचन पश्च घटना में क्या आता है? जैसे कि युग्मनज तो अपना बन चुका है, अब युग्मनज के बाद आता है अपना क्या? भ्रूण। तो जब युग्मनज टाइम के साथ साथ वृद्धि करेगा, विकास करेगा, तो भ्रूण में परिवर्तित होगा और भ्रूण के बाद आता है नया संतान। तो भ्रूण जैसे कि टाइम के साथ साथ आगे विकास होता चला जाएगा तो वो नए संतान के रूप में जन्म लेता है। तो यानी कि युग्मनज से नए संतान की पूरी प्रक्रिया किसमें आएगी? निषेचन पश्च घटना में आएगी। अगर आपने लैंगिक जनन और इसकी ये तीनों घटनाओं के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया तो मानव जनन बहुत ही बेसिक है। इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मानव जनन बिल्कुल इजी है, एकदम इजी। अच्छा, अब देखिएगा, तो ये तो था लैंगिक जनन जो कि मानव में होता है। अब ये जनन करने के लिए कुछ विशेष ऑर्गन्स यानी कि अंग होंगे और उनका पूरा अंग तंत्र होगा। तो नर के लिए नर जनन तंत्र होगा और मादा के लिए मादा जनन तंत्र होगा। तो नर के लिए देखिएगा, नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन सिस्टम, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? तो वे अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है और हार्मोनों का स्त्राव होता है, उसे कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। हार्मोन्स कैसे? जैसे नर की बात करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन है ना, तो ये क्या है? उसका हार्मोन। तो हार्मोन का स्त्राव और युग्मकों का निर्माण जिन अंगों में होता है उन्हें कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं? ये प्राथमिक लैंगिक अंग की भांति कार्य नहीं करते, ना ही ये युग्मक बनाते हैं और ना ही हार्मोनों का स्त्राव करते हैं, बल्कि ये तो सहायक लैंगिक अंग है।
द्वितीयक लैंगिक अंग को सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं। कैसे? जैसे कि जो युग्मकों का निर्माण हो जाता है और युग्मकों को सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि स्थानांतरण में मदद करते हैं। युग्मक बन चुके हैं, अब युग्मक स्थानांतरण यानी कि गति करेंगे और उनमें सहायता प्रदान करेंगे, उसे कहते हैं क्या? सहायक लैंगिक अंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं और द्वितीय लैंगिक अंग क्या होते हैं। नरजनन तंत्र में देखते हैं तो प्राथमिक लैंगिक अंग आता है वृषण। वृषण को जनन भी कहते हैं। जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उन्हें जनन भी कहते हैं। जनन क्या होते हैं? तो जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है उसे कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो वृषणों में क्या होगा? नरजनन हार्मोन का स्त्राव भी होता है और इसमें से होता है अपन का क्या? नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होगा किसमें? वृषण में। तो ये अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा द्वितीय लैंगिक अंग जी कौन से होते हैं? सहायक लैंगिक अंग होते हैं, जो कि युग्मकों को सहायता प्रदान करते हैं या जनन कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये होते हैं सहायक लैंगिक अंग। इसमें क्या आती है? सहायक नलिकाएं आती हैं, सहायक ग्रंथियां आती हैं। सहायक ग्रंथियों में कौन सी? प्रोस्टेट, शुक्राशय और बल्बोयूरेथ्रा, इस प्रकार की ग्रंथियां भी आती हैं। इसी प्रकार मेल में तो आपने देख लिया, अब फीमेल में देखिएगा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन सिस्टम, मादा जनन तंत्र क्या होता है? तो मादा जनन तंत्र में भी प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग आते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या होता है? अंडाशय, जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि ओव्यूम का क्या होता है? निर्माण होता है। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है, तो इसलिए अंडाशय जिसमें क्या होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। और द्वितीयक यानी कि सहायक लैंगिक अंग, जो कि जनन कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें आते हैं अपने योनि, अंडवाहिनी और गर्भाशय। तो ये आते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग में, मादा जनन तंत्र के अंदर। अब अपन डिटेल से देखते हैं। अच्छा, आपको एक चीज दिख रही होगी कि नर की यहाँ पे 46 और मादा के यहाँ पे 46 लिखा है, ये 23 लिखा है, ये 46 लिखा है, ये क्या है? तो ये इसमें कुछ नहीं है। देखना यहाँ पे जो नर है और मादा है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 46। तो इसमें 46 लिखा है, लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप इनकी जो युग्मक है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप इनकी जो संख्या हो जाती है वो 23 हो जाती है, यानी कि आधी हो जाती है। अब आधी हो गई, यानी नर युग्मक की संख्या हो गई 23 और मादा युग्मक की यानी कि 23। जो गुणसूत्र हैं वो आधे हो गए, तो इनके संलयन से 23 और 23 प्लस करो क्या होगा? 46 होगा कि नहीं होगा? इनके संलयन से नया संतान क्या होगा? जन्म लेगा। यानी कि उसमें भी संख्या कैसी होगी? जब कोई नया जीव उत्पन्न होगा तो उसमें भी संख्या कैसी होगी? 46 ही होगी कि नहीं होगी? जैसे मैं हूं, या मान लो कोई नर है या कोई फीमेल है, तो उसकी संख्या कितनी होती है? 46। कोई से भी एक मानव है तो उसकी संख्या हमेशा कितनी होगी? 46 ही होगी गुणसूत्रों की। तो केवल नर युग्मक और मादा युग्मक में होती है क्या? 23, यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन केवल नर युग्मक और मादा युग्मक में ही होता है, जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है? संख्या 23 हो जाती है। तो हम देखते हैं निश्चित पूर्व घटनाओं के बारे में। निश्चित पूर्व घटनाओं में 2 का अध्ययन करना है, जैसे कि युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन में क्या आता है? तो वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। तो शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाएगा और अंडाणु का निर्माण अंडाणु जनन कहलाएगा। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक और अंडाणु क्या है? मादा युग्मक। तो आप समझ गए होंगे कि शुक्र जनन और अंडाणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन यानी कि नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण। अंडाणु जनन यानी कि अंडाणु यानी कि मादा युग्मक का निर्माण। तो इन सब की प्रोसेस को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। अब बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण की। युग्मक बन चुके हैं, अब उनको चलाना है, यानी कि उनका स्थानांतरण करना है। तो देखिए, अब जो अपने शुक्राणु बन गए, मतलब शुक्राणु यानी कि नर हार्मोन बन चुके हैं, तो ये किस में बनेंगे? तो जैसे कि आप याद कीजिएगा, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं नर जनन तंत्र के बारे में, उसमें जनक क्या होते थे? यानी जो शुक्राणु का निर्माण करते थे उन्हें कहते थे जनक। जनक उसमें क्या था? वृषण। तो अब हम देखते हैं कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। देखिएगा, तो जैसे कि एक आपको एक संरचना दिख रही होगी, ये क्या की संरचना है? जैसे कि ये संरचना, केवल ये वाली जो संरचना है आपको दिख रही होगी, ये है वृषण और इसके ऊपर लगा है अधिवृषण। ये आधा जो आपको दिख रहा है ये क्या है? अधिवृषण है। और अधिवृषण और ये दोनों ही जिस कोष में बंद हैं, यानी कि एक थैलीनुमा संरचना में बंद हैं, उसको क्या कहते हैं? वृषण कोष कहते हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि जो मानव है, मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। तो वृषण कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। तो ये आपको वृषण दिख रहा होगा और इसको जो एक थैली में बंद है उसको कहते हैं वृषण कोष। अब यहाँ पर देखिएगा, तो जैसे कि एक वृषण हमने यहाँ पर ले लिया, तो ये वृषण में
200 से 400, ये आपको दिख रहे होंगे शंकु के आकार के 200 से 400 शंकुआकार क्या होते हैं, पिंडक होते हैं, इन्हें बोलते हैं पिंडक। इन पिंडकों में बहुत सारी लगभग 1 से लेकर 3 क्या होती हैं, शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, शुक्रजन नलिकाएं, जिसके आपको चित्र में दिख रही होंगी। इसकी एक नली ये हो गई, और इसमें बीच वाले पिंडक में देखिएगा तो एक नली आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी, एक नली यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी, एक यहाँ पे दिख रही होगी। तो यानी कि 200 से 400 शंकुआकार क्या होते हैं, पिंडक होते हैं। और इन पिंडकों में 1 से लेकर 3 तक क्या होती हैं, शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। अब इन नलिकाएं तो पाई जाती हैं, और नलिकाओं, जिसकी ये नलिका है, और नलिकाओं के अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारी क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें बोलते हैं अपन अंतराली कोशिकाएं। क्या कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं। और यहाँ पे देखिएगा आपको, इसको क्या कहते हैं, जो नलिका है इनको कहते हैं शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका। अब जिसकी कोई नली है, यानी कि मान लीजिए ये नली है, तो कोई नली को बीच से काटिएगा तो उसकी संरचना कैसी हो जाए, मतलब उसका आकार कैसा होगा, ऐसा होगा। जैसे कोई नली है, उसको अपन बीच से काट देंगे, फिर अपन ऐसा करके उसको देखेंगे तो क्या होगा, कोई गोली संरचना दिखेगी। अब इस शुक्रजन नली में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक गोल संरचना मान लीजिएगा और एक क्रॉस वाला साइन मान लीजिएगा। 2 तरीका की क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। जो आपको ये कोशिकाएं दिख रही हैं पहली वाली, तो इसको कहते हैं शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका। और जो आपको गोल संरचना में दिख रही है वो तो है शुक्रजन कोशिका, और जो क्रॉस के आकार में दिख रही है उसको कहते हैं सर्टोली कोशिका। क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका है। अब इनका कार्य क्या है, क्या काम है इनका, तो देखिएगा शुक्र जनन जो कोशिका है ये शुक्राणु का निर्माण करती है। अब शुक्राणु का निर्माण तो होगा, लेकिन उसको पोषण की आवश्यकता है, वो खाएगा पिएगा क्या। तो जो आपकी सर्टोली कोशिकाएं हैं वो पोषण का कार्य करती हैं शुक्राणुओं के लिए। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि पहले देखिएगा अच्छे से, एक अपना क्या होता है, वृषण होता है जिसे जनक कहते हैं। जनक क्या होता है, तो यौगिकों का निर्माण जिन अंगों में होता है उसे कहते हैं जनक। तो वृषण क्या है, एक जनक है। एक जोड़ी वृषण मानव में पाए जाते हैं, और एक वृषण में 200 से 400 क्या होते हैं, शंकुआकार पिंडक होते हैं। इन शंकुआकार पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं, और इन नलिकाओं में 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि ये है नली, इसको आकर काटने पर ऐसा ही दिखेगा। तो 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहली सर्टोली कोशिका, दूसरी शुक्र जनन कोशिका। शुक्र जनन कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि सर्टोली कोशिका उसको पोषण प्रदान करती है। अब इस पिंडक के आसपास बहुत सारी छोटी सी कोशिकाएं थी, जिनको बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं नर जनन हार्मोन का क्या करती हैं, स्त्राव करती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या है, नर जनन हार्मोन है। तो अंतराली कोशिकाएं क्या करती हैं, नर जनन हार्मोन का स्त्राव करती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन। आगे देखते हैं, जैसा आपको पता है कि एक वृषण के अंदर बहुत सारी शंकुआकार क्या होते हैं, पिंडक होते हैं, होती है कि नहीं होते हैं। और पिंडक में क्या होती हैं, शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। अब इन नलिकाओं में क्या हो गया, शुक्राणु का निर्माण तो हो चुका है। अब शुक्राणु का निर्माण हो चुका है, तो अब जी क्या कहेंगे, इनका स्थानांतरण होगा ना, कि नहीं होगा, स्थानांतरण होगा, यानी कि ये आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये वृषण है, तो ये जो नलिका है ये वृषण से बाहर निकलती है। जहां से ये बाहर निकलती है तो इसको बोलती है रीड टेस्टिस, रीड टेस्टिस। और ये रीड टेस्टिस के आगे आती है अपनी, और नली आगे बढ़ती चली जाती है, तो इसे बोलते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। और शुक्रवाहिका के आगे बढ़ती चली जाती है, तो यहाँ पे एक अतिकुंडलित संरचना आती है, जिसे कहते हैं अपन अधिवृषण। तो अब अपना शुक्राणु यानी कि स्पर्म कहाँ पहुंच गया है, अधिवृषण में पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया है, अधिवृषण में। अधिवृषण से अपनी आती है जो एक अतिकुंडलित संरचना है, इसके बाद एक इसकी नली इसके पास से निकलती है, इसे अपन कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी से होते हुए ये निकल जाता है कहाँ पे, अपने पेनिस के आधार से अपने मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये तो था अपना क्या, वृषण के बारे में, कि वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है और उसके बाद उसका स्थानांतरण कैसे होता है। अब बात करते हैं सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। तो नर में जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में। तो नर में सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, एक शुक्राशय,
दूसरी प्रोस्टेट और तीसरी होती है बल्बो यूरिथ्रल। तो देखिएगा यहाँ पे शुक्राशय के बारे में। तो शुक्राशय एक जनन ग्रंथि है जो कि कौन सी है, नर की है। तो ये शुक्राणु का 60 से 70% भाग बनाती है। शुक्राणु का 60 से 70% भाग बनाती है शुक्राशय ग्रंथि। इसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिस ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। दूसरी ग्रंथि अपनी आती है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में क्या होता है, तो यह दूधीय तरल का क्या करती है, स्त्राव करती है। इसका क्या काम है, तो ये दूधीय तरल का स्त्राव करती है जो कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता को प्रभावित करती है। जैसे कि पेशाब करते समय क्या होता है, जो मूत्र मार्ग है वो अम्लीय हो जाता है। और यानी कि जब अपना जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु निकलता है तो उसमें क्या होता है कि वो उसके अधिकांश शुक्राणु मूत्र मार्ग की अम्लीयता से खत्म हो जाते हैं। तो इसकी अम्लीयता को खत्म करता है कौन, प्रोस्टेट, ताकि शुक्राणु क्या हो, निष्प्रभावी ना हो। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्रोस्टेट का। याद रखिएगा हमेशा शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल जी क्या है, सहायक जनन ग्रंथियां हैं। इनके बारे में, इनके कार्यों के बारे में बहुत पूछा जाता है। अगली अपनी आती है बल्बो यूरिथ्रल। बल्बो यूरिथ्रल को काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। बल्बो यूरिथ्रल को काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका क्या काम है, तो इसका काम है लुब्रिकेशन यानी कि चिकनाहट को बनाए रखना। इसका क्या काम होता है, लुब्रिकेशन यानी कि चिकनाहट को बनाए रखना। तो ये तो थी सहायक जनन ग्रंथियां नर की। अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि अपना वृषण क्या होता है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, निर्माण के बाद उसकी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है तो कैसी होती है, पहले रेस्टिस में आती है, फिर शुक्रवाहिका में आती है, फिर उसके बाद जो अतिकुंडलित नली होती है जिसे अधिवृषण कहते हैं, उसमें पहुंचता है अपना शुक्राणु, फिर आगे आती है शुक्रवाहिनी और वहां से होते हुए पेनिस के आधार से निकल जाता है। तो ये था उसका स्थानांतरण और ये थी उसकी सहायक जनन ग्रंथियां जो कि शुक्राणु, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल। इनके कार्य बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं। आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं शुक्राणु जनन के बारे में। शुक्राणु जनन क्या है, तो जैसे कि अपन को पता है, जैसे कि अपन ने वृषण में देखा था, तो उसमें जो शुक्र जनन नलिका थी उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं देखी थी अपन ने, एक गोलाकार की और एक क्रॉस वाले आकार। तो एक आकार थी उसमें जो क्रॉस वाले आकार था, या मान लो जो कोई सा भी एक आकार ले लो, तो उसमें एक थी अंतराली सटोली कोशिका और दूसरी थी शुक्र जन कोशिका। तो शुक्र जन कोशिका से होता है शुक्राणु का निर्माण और सटोली कोशिका उनको पोषण प्रदान करती हैं। जैसे वो वृद्धि करते हैं, परिपक्व अवस्था में आते हैं, उनको पोषण प्रदान करती हैं अंतराली कोशिकाएं। तो यानी कि जो शुक्रजन नलिका थी उसमें 2 प्रकार की कोशिका थी, एक शुक्रजन कोशिका और एक सटोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका क्या करते हैं, सटोली कोशिका वो शुक्राणु का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पर ये शुक्रजन कोशिका ये क्या करेगी, शुक्राणु का निर्माण करेगी। तो कैसे निर्माण करती है, तो जिनका जो निर्माण होता है यानी कि शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया उसे बोलते हैं शुक्र जनन। कैसे होगा देखिएगा, जैसे कोई भी शुक्रजन कोशिका है जो कैसी है, द्विगुणक है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन का मतलब है कि इसकी जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो क्या होगी, समान ही रहेगी, यानी कि 2n ही रहेगी। तो समसूत्री में क्या होगी, आधी आधी नहीं होगी। तो जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। 2 कोशिकाओं की जगह पर अपन यहाँ पर केवल एक ही कोशिका को देख लेते हैं, दूसरी कोशिका को अपन छोड़ दीजिएगा। 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा जिसमें कोशिका का क्या नाम होगा, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, जिसे कहेंगे अपन प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। अब ये प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट स्टार्ट होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट स्टार्ट होने के बाद अब देखिएगा अर्धसूत्री हुआ तो यहाँ पर की संख्या कैसी हो गई, nn हो गई, यानी कि आगर्त हो गई, यानी आधी हो गई। तो अर्धसूत्री फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर इनकी 2 कोशिका का निर्माण होता है। तो ये कोशिका क्या है, ये कोशिका है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। ये यहाँ पर प्राथमिक शुक्रजन कोशिका थी, ये यहाँ पर है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में भी अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट होता है। ये दोनों ही द्वितीयक शुक्रजन कोशिका है, इनमें अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट होता है, जिसके फलस्वरूप 4 कैसी बनती हैं, आगुणित शुक्राणु प्रशु बनते हैं। और यही शुक्राणु प्रशु यानी कि स्पर्मेट्रेट क्या होते हैं, आकार में वृद्धि करते हैं और कुछ समय पश्चात शुक्राणु में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है शुक्राणु जनन। केवल एक सीक्वेंस है जो कि आपको याद रखना है, बिल्कुल इजी है। देखिएगा कोई एक शुक्रजन कोशिका है जिसे शुक्राणु का निर्माण होना है, तो शुक्रजन कोशिका में समसूत्री स्टार्ट होता है, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। इनमें
प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट स्टार्ट होता है, और ये जैसे ही अर्धसूत्री फर्स्ट स्टार्ट होता है तो उसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसे कहेंगे अपन द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। अब द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ था ना, तो द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट होगा। अब द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट होता है, इसके फलस्वरूप 4 आवृत क्या बनते हैं, शुक्राणु प्रशु बनते हैं, यानी इनको कहते हैं स्पर्मेट्रिड। तो इनमें क्या होगा कि ये आकार में परिवर्तित होंगे और कुछ समय पश्चात इनका आकार परिवर्तित मतलब बढ़ेगा, और परिवर्तन के फलस्वरूप यानी कि जैसे बढ़ेगा तो एक कुछ टाइम पश्चात इसका जो आकार है वो शुक्राणु यानी कि एक पुच्छ में विभाजित हो जाएगा। जो स्पर्मेट्रिड यानी कि जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु प्रशु होते हैं, वो आकार में गोल होते हैं, लेकिन इनकी जो संरचना है वो कुछ टाइम पश्चात पुच्छ में विभाजित हो जाती है। तो यानी कि ये क्या है, शुक्राणु निर्माण हो चुका है। तो शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन है शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु बनने की क्रिया है, उसे कहते हैं शुक्राणु जनन। तो अब देखते हैं अपन शुक्राणु के बारे में। तो शुक्राणु की संरचना बेसिकली कैसी होती है, देखिएगा ये शुक्राणु की संरचना है। तो ये शुक्राणु की संरचना है, इसमें देखिएगा तो इसके 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे सिर यानी कि हेड बोलते हैं, जो मिडल वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं मध्य भाग, और जो नीचे से यहां से लेके पूरी ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी यहां से यहां तक, ये इसकी टेल यानी कि पूंछ है। तो जो शुक्राणु है उसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, सिर यानी हेड, मिडल यानी कि मध्य भाग, और टेल यानी कि पूंछ। तो इसमें देखिएगा इसके सिर में क्या होता है, तो इसके सिर में एक न्यूक्लियस यानी कि एक केंद्रक पाया जाता है, और इसके सबसे ऊपरी यानी कि सबसे शीर्ष भाग पर एक्रोसोम एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम क्या भूमिका निभाता है, तो जैसे कि अपन ने देखा था कि अंडाणु के ऊपर क्या है, अंडाणु के ऊपर क्या है, जोना पेलिसोडा का आवरण है, जो कि जोना पेलिसोडा के आवरण को हटाने के लिए या उसे चीरने या फाड़ने के लिए एक्रोसोम एंजाइम प्रयोग होता है। जैसे कि जो जोना पेलिसोडा का आवरण है बहुत ही मजबूत होता है, तो उस आवरण को जैसे कि शुक्राणु उसमें प्रवेश कैसे करेगा, तो शुक्राणु उसमें प्रवेश करेगा तो उसके शीर्ष भाग पर क्या है, एक्रोसोम एंजाइम है, जो कि उसको प्रवेश करने में मदद करता है, जोना पेलिसोडा के आवरण को हटाता है। उसे इसका काम क्या है, एक्रोसोम एंजाइम का यही काम है कि उसके जोना पेलिसोडा को हटाना यानी कि चीरना। तो ये तो था इसका शीर्ष भाग। इसके मिडल भाग की बात करते हैं यानी मध्य भाग की, तो उसके मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अपन को बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा जो कि कोई भी कोशिका होती है तो उसका ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह कहते हैं। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इसके मध्य भाग में पाया जाता है, यानी कि मिडिल भाग से मिलती है। इसके सबसे लास्ट वाले भाग की बात करते हैं तो आती है टेल यानी कि पूंछ। ये इनकी पूंछ है। तो पूंछ से क्या करते हैं, जैसे आप सांप को देखते हैं तो पूंछ के ऊपर रेंगता है यानी चलता है। तो शुक्राणु स्थानांतरण यानी कि शुक्राणु की जो गति है, जो शुक्राणु चलता है वो किसके बल चलता है, पूंछ के बल चलता है। तो ये था पूरी शुक्राणु की संरचना के बारे में। तो इसका मेन जो हेड है वो आप याद रखिएगा कि एक्रोसोम जो एंजाइम है वो जोना पेलिसोडा की आवरण को चीरने में मदद करता है। अच्छा एक बात और, जैसे कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन ये कब स्टार्ट होता है। ऐसा तो है नहीं कि शिशु जब जन्म लेता हो तो उसमें शुक्राणु जनन यानी स्पर्म बनने लगता हो और अंडाणु बनने लगता हो, नहीं। तो यह किशोर अवस्था में स्टार्ट होता है। किशोर अवस्था में कैसे होता है, तो देखिएगा जैसे कि किशोर अवस्था में एक हार्मोन होता है GnRH। यहाँ पे देखिएगा, दिखा देते हैं थोड़ा सा। GnRH इसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन में क्या होता है कि यह हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि पर अटैक करता है, यानी कि उत्तेजित करता है कि वह क्या करे, 2 हार्मोन का स्त्रावन करे, एक LH हार्मोन और एक कौन सा, FSH हार्मोन। जो LH हार्मोन है वो लीडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करेगा। लीडिंग कोशिकाओं क्या करेगा, उत्तेजित करेगा कि यह क्या करें, हार्मोन का स्त्रावन करें, यानी टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावन करें। तो ऐसे ही हार्मोन का कंट्रोल होता है। तो वैसे तो किशोरावस्था में यह से स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन की वजह से वे बताते हैं यहाँ पर कि यह अग्रपीयूष ग्रंथि पर क्या करता है, उसको उत्तेजित करता है, जिससे वह 2 LH और FSH हार्मोन निकाले। LH हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करता है जो कि टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावन करती हैं, और टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से ही शुक्राणु बनने लगते हैं। ऐसे ही प्रक्रिया सेम कहाँ होती है, मादा में भी होती है। कंप्लीट हो गया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड आपके मेरे अपने चैनल को